Okay, guys, good evening to all. Is it visible to you? Is the board visible to you? Yes, sir. Okay. We were going through latitude and longitude, and at last we can discuss one question from mains exam, which has been asked in 2019, I think. And here is the PDF, which we can see. Yeah, this is the question here. The issue of multiple, is it visible to you? दिख रहा है सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये एक क्वेश्चन था 150 वर्ड्स में, इसको कवर करना है ना? अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते क्या है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक मिनट, somebody is entering. So this is the question. We have discussed question from what we can say prelims, isn't it? So this is the question where they're asking the issue of multiple time zones for a country like India keeps resurfacing. Mind it. So इस तरह का इशू बार बार उठता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इंडिया में, और ये बिल्कुल सही बात है, कई सालों से ये इशू उठता आ रहा है ना? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और देखो, एक कई बार जब ये इशू आया तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ गया, है ना? तो ये थोड़ा सा मुझे एक बार इसका, ओके लेट्स, मैंने कनेक्ट नहीं किया पेन को, 2 मिनट वेट करना, ये पेन टैब को कनेक्ट नहीं किया मैंने लैपटॉप से। तो पेन राइट नहीं कर रहा था मैं, सर पता नहीं क्या हो गया। ठीक है। ओके गाइस, सो देखो, ये जो क्वेश्चन है, द इशू ऑफ मल्टीपल टाइम जोन्स, सो वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम जोन्स, इजंट इट? जब टाइम जोन की बात आती है, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड और नॉट, लेट्स सी। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम जोन्स, तो ये टाइम जोन जो क्वेश्चन है, ये किससे रिलेटेड है? लॉन्गिट्यूड, है ना? तो लॉन्जिट्यूड से जो क्वेश्चन रिलेटेड है, इशू ऑफ मल्टीपल टाइम जोन्स फॉर अ कंट्री, एक कंट्री के लिए लाइक इंडिया कीप्स रीसर्फेसिंग, बार बार ये इशू उठाया जा रहा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ मल्टीपल टाइम जोन्स इन इंडिया। यानी फिजिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? मतलब इसको कि कितना ज्यादा उपयोगी हो सकता है, यानी ये कहाँ तक उचित है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, कि अगर हम मल्टीपल टाइम जोन्स के इशू को एग्जामिन करते हैं इंडिया के लिए, तो क्या मल्टीपल टाइम जोन्स इंडिया के लिए सही है या नहीं है, कितना फिजिबल है ना? तो इस पर ये तुम्हें लिखना है 150 वर्ड। अब ज्यादातर लोग, चलो मैं एक बार तुमसे पूछता हूँ, तुमने टाइम जोन्स पढ़ लिया है, अब इसका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? आई होप यू हैव गॉन थ्रू एनसीईआरटी, मैंने कहा भी था, बिकॉज आई वॉज इन ट्रेन फॉर लास्ट 2 days, isn't it? Due to fog, the train was delayed, and that's why I've told you कि you must revise the things like whatever we have discussed in the class.
तो लॉन्गिट्यूड की बात आती है, लैटिट्यूड की बात आती है, तो इससे ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो तो मेंस के लिए भी रेडी हो, है ना। अदरवाइज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रेडी हो। मैंने कहा था क्लास में, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही, हम जो क्लास कर रहे हैं उसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू, तीनों की प्रिपरेशन किसी जो भी टॉपिक चल रहा है उसके साथ ही हो सकती है ना। उसके लिए अलग क्लासेस करनी होती है। तो बताओ, लेट्स डिस्कस कि अब क्या करते हैं। कोई बताएगा कि इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? एनीबडी? ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलतियां होंगी, हम इसीलिए क्लास में हैं यहाँ पे। सर पहले इसमें टाइम जोन का एक इंट्रो दे देंगे कि टाइम जोन इज अ रेफरेंस लाइंस टू गेट द स्टैंडर्ड टाइम हम्म, एज पर द जीएमटी 0 डिग्री। ठीक है। उसके बाद फिर बॉडी पे आ जाएंगे और उसमें एग्जामिन करेंगे। तो अगर मान लेते उसके ये भी दिखाएंगे पॉजिटिव क्या होगा एंड नेगेटिव क्या होगा। अगर डबल टाइम जोन होगा इंडिया में तो उसके मतलब प्रॉस क्या होंगे और उसके कॉन्स क्या होंगे। हम्म, ठीक है। और कोई? एनीबडी वांट टू डिस्कस? कोई बात नहीं, जो भी देखो, ये मत सोचो कि मैं क्या बोलूंगा लोग क्या सोचेंगे, ये लोग कुछ भी नहीं है ना। तो तुम अपना अपना व्यू यहाँ पे रख सकते हो, यू कैन पुट योर ओपिनियन हियर। तो फिर हम देखते हैं उसको कैसे आगे बढ़ना है। एक बार मैं तुम लोगों का सुन लूँ, फिर सर मैं हाँ बोलो। यस। सर मुझे लगता है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द रीसर्फेसिंग ऑफ मल्टीपल टाइम जोन्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया, ये पहले थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा कि इसके पीछे रीजंस क्या क्या आ रहे हैं, कि क्यों ये जो इशू है ये बार बार आ रहा है, और वेरी गुड, इसका वेरी कोई गुड। सोल्यूशन परमानेंट है या इसका जो अभी जो सिचुएशन है वही इसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड को हाँ, थोड़ा सा एक लिखना एक पड़ेगा। पॉइंट तुमने बहुत अच्छा बताया, कि भाई जो ये इशू बार बार आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, वाई देर इज अ नीड ऑफ मल्टीपल टाइम जोन्स, है ना। क्या जरूरत है, क्यों ये इशू आ रहा है। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक है, बिल्कुल इस पे सोचना जरूरी है। और कोई बताओ, कुछ भी बोलो, ऐसे ही कुछ पॉइंट्स रेज करो। सी, मैं तुम्हें जैसे देखो, एक तो मैं बात बता दूं कि मेंस का कोई भी, है ना, मेंस का कोई आइडियल, देयर इज नो आइडियल और मॉडल आंसर। ठीक है, इस बात को दिमाग से निकाल देना। देयर इज नो आइडियल और मॉडल आंसर फॉर मेंस। और जो तुम ये देखते हो अरिहंत वगैरह या फिर कोई भी पब्लिकेशन की जो बुक्स आती है जिसमें आंसर्स दिए होते हैं, वो ये कह के कि ये मॉडल आंसर्स हैं, ऑब्वियसली वो बहुत ही रिडिकुलस आंसर होता है ना। तो मॉडल आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और ऐसे आंसर्स को अगर तुम लिखोगे तो यू विल गेट बिलो एवरेज। मे बी कोई कनेक्ट हो रहा है, यू विल गेट बिलो एवरेज मार्क्स, इजंट इट। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमें किसी फॉलो करना है। आई मीन सब लोग ऐड हो चुके हैं, कोई बचा नहीं है। हाँ, उनको फॉलो हमें नहीं करना है ब्लाइंडली, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई आइडियल आंसर नहीं है, मॉडल आंसर नहीं है, तो हम क्या करें। यू कैन क्रिएट। तुम्हें जो टॉप्स पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे तुम्हें नजर आ जाएगा कुछ आंसर्स जो टॉपर्स के होते हैं। ठीक है, टॉपर्स के आंसर्स को बस देख लो एक बार। देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि इतना तो मैं भी लिख सकता था। ठीक है, ऐसा सोचते हैं हम जनरली, ऐसा सोचते हैं, बट हम कर नहीं पाते। फिर टॉपर ने जो वो आंसर लिखा है, वो आंसर क्या है, वो बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही स्ट्रगल के बाद लिखा है। हमें लगता है कि हम कोई भी आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हैं, बट जब लिखने की बारी आती है तब हकीकत कुछ और होती है, यानी रियलिटी कुछ और होती है। तो ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहली बात कि हमारे पास कोई आइडियल आंसर नहीं, कोई मॉडल आंसर नहीं है, एंड देयर इज नो मॉडल आंसर फॉर यूपीएससी। यूपीएससी के पास भी, इसलिए यूपीएससी भी कुछ ऐसा रिलीज नहीं करती, कोई डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं करती। तो फिर हम क्या करें, हमें क्या करना है, हमें क्रिएटर बनना है। तुम्हें क्रिएटर बनना है, तुम्हें इनोवेटिव रहना है ना। और तब जाकर तुम्हारा आंसर क्या होगा, इट शुड बी आई मीन सेलेक्टेड। आंसर को जब सेलेक्ट करते हैं उसके बाद उसका इवेल्युएशन होता है, पता है तुम्हें। और इसका सिलेक्शन कैसे होता है ये भी मैं बता दूं, रैंडमली होता है। मान लो बहुत सारी कॉपीज यहाँ रखी है, बहुत सारी मेंस की फाइल यहाँ पूरा बंडल हो गया, ठीक है।
फर्स्ट ग्लांस में अगर आंसर अच्छा नहीं लगा उसको उठा के फेंक देते हैं यहाँ पे, फिर दूसरा फेंका, तीसरा फेंका, चौथा फेंका, एक अच्छा लगा उसको इधर रख लिया, सेलेक्ट हो गया ये। किस लिए? इवैल्यूएशन के लिए सेलेक्ट हुआ है, ये एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर 10 आंसर शीट्स फेंकता है तो उसमें से एक को वो सेलेक्ट करेगा, किस लिए? इवैल्यूएट करने के लिए। और इवैल्यूएशन के बाद फिर क्या होगा, उसका स्कोर जो आएगा वो कंपेयर किया जाएगा आपस में, और जिसका ज़्यादा स्कोर रहेगा वो मेंस में सिलेक्शन लेगा, है ना। और उसको इंटरव्यू में भी बेनिफिट होगा, रैंक में। जिसको उठा के फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, वो क्या है, दैट इज योर कि उसको एक नज़र में उसने पूरा आंसर शीट तुम्हारा देख लिया, और उसमें उसको कहीं नहीं लगा कि इस आंसर को क्योंकि उसको एक्सपीरियंस बहुत है, जो इवेलुएटर है उसको एक्सपीरियंस बहुत है कि किस तरह के आंसर्स को चेक करना है, किस तरह के नहीं, और कितनी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितने लोगों को सेलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में हैं। उसके हिसाब से वो उस एक्सपीरियंस और स्किल के बेस पे कॉपीज को हटाता है, स्कैन कर देता है। तो स्कैनर में जब तुम्हारी कॉपी स्कैन हो जाएगी तो उसी का इवेल्युएशन होगा, और उसी के चांसेस होंगे क्या, कि उसको स्कोर ज़्यादा मिले, और स्कोर ज़्यादा मिले तो फाइनली तुम सेलेक्ट हो जाओगे। ये सब एक लंबी लंबी प्रक्रिया है, और जिसको रोज थोड़ा करना होता है। जैसे हम लोग क्लासेस, मैंने पहले भी कहा है, मेरी पूरी कोशिश रही है कि संडे को छोड़ के हम लोग क्लासेस रोज करेंगे। ठीक है, जस्ट बिकॉज आई वॉज इन ट्रेन तो मैं ले नहीं पाया क्लास, तो वो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और लेकिन कोशिश करो कि डेली एक्टिविटीज में लगे रहो, और श्योर शॉट तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा यूपीएससी में, है ना। अच्छा चलो आगे चलते हैं, ये तो बातें हो गई ब्रीफ में इंट्रोडक्शन तुम्हारे आंसर को लेके। अब देखो, अब बात चल रही है कि इसको बस क्वेश्चन को कैसे पूरा करें। एक बार फिर से क्वेश्चन पे आते हैं हम। और क्वेश्चन वाज लाइक, कहाँ गया ये, the issue of multiple time zones for a country like India keeps resurfacing. In this context, examine the feasibility of multiple time zones. इंट्रोडक्शन में कुछ लोगों ने कहा कि सर हमें इंट्रोडक्शन में बताना चाहिए टाइम जोन के बारे में, है ना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में टाइम जोन के बारे में बताना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। देखो, टाइम जोन की डेफिनेशन अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो ये एक जनरल, चलो ठीक है करने की कोशिश करते हैं। इंट्रो, व्हाट शुड बी इन इंट्रो? Intro, suppose you are describing about time zones, isn't it? I'm writing here description of time zones. टाइम जोन होता क्या है ना, इंडिया में कितना टाइम जोन है, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जनरल टाइम जोन का आंसर हो सकता है। मैंने बताया ना, तुम्हारी क्रिएटिविटी तुम्हें निकाल सकती है। जनरली हर कोई टाइम जोन्स के बारे में बता देगा, तो तुम्हारे कॉपी को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा? सो व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। इंट्रोडक्शन में फुल चांसेस होते हैं, ध्यान रखना, फुल चांसेस होते हैं तुम्हारे पास क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। कहाँ पर? इंट्रोडक्शन में। बॉडी में तो ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो फैक्ट है वही बताओगे। लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दोनों बैठे हैं तुम्हारे लिए, है ना, जिस पर 25% डिस्क्रिप्शन इवेलुएटर के पास होता है। ये 25% जो स्कोर है मेंस में, तुम्हें इवेलुएटर अपने डिस्क्रिप्शन पे देता है तुम्हारे इंट्रो और कंक्लूजन को देखकर, है ना। यानी उसके हाथ में होता है ये 25% मार्क्स। अगर तुमने इंट्रो अच्छा लिखा है, कंक्लूजन अच्छा लिखा है, तो ऑब्वियसली यू विल गेट दिस 25%, ये तुम्हें मिल जाएगा। और अगर नहीं लिखा है तो फिर ये तुम्हें नहीं मिलेगा। यानी कि ये उसके हाथ में, किसके? इवेलुएटर के हाथ में, उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। तो अच्छी बात है, अच्छा से अच्छा इसका इंट्रोडक्शन लिख कर दिखाओ। अब इंट्रोडक्शन में तुम देखो, कई चीजें होती है जो तुम क्वेश्चन से भी निकाल सकते हो। जैसे देखो, क्वेश्चन कहाँ है, पहले क्वेश्चन से निकालने की कोशिश करो। क्वेश्चन से नहीं निकलेगा तब तुम अपनी क्रिएटिविटी वहां पे दिखाओ। यहाँ क्वेश्चन है, द इशू ऑफ मल्टीपल टाइम जोन्स फॉर अ कंट्री कीप रीसर्फेसिंग। कीप रीसर्फेसिंग यानी बार बार ये उठता रहा है। तो इसी को इंट्रोडक्शन में डाल दो। हम डाल सकते हैं इसको कि भाई, अच्छा इंडिया में जो कीप रीसर्फेसिंग कौन से स्टेट कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वही डिमांड कर रहे हैं, उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है। किस तरह की प्रॉब्लम है, वही डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर डिमांडिंग, दे I mean, since long time, they are demanding that they have distinct zone from the Indian Standard Time. मतलब IST तो है ही, Indian Standard Time तो है ही, that is 82.5 डिग्री ईस्ट। बट नॉर्थ ईस्ट वालों की सहूलियत के लिए इंडिया में एक और टाइम जोन, ठीक है,
यानी 2 टाइम जोन होने चाहिए। अभी 1 है, 2 होने चाहिए। और टाइम जोन तुम्हें पता ही है, अर्थ कितने 360 डिग्री घूमता है कितने में, 24 आवर में। अर्थ इज रोटेटिंग 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर। तुम्हें पता है, मैंने पहले ही बताया था 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी हर 15 डिग्री पे 1 घंटा घूमता है ना। इस तरह से पूरे वर्ल्ड में जो मैंने लॉन्गिट्यूड बताए थे, हर 1 घंटे के अंतर पे तो कितने लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे, 24 है ना, 24 लॉन्गिट्यूड, यानी 24 टाइम जोन्स। सीधी सी बात है, 1 घंटे के अंतर पे, 1 घंटे के डिफरेंस पे हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने टाइम जोन्स हैं, 24 टाइम जोन्स। इंडिया में कितना टाइम जोन है, एक ही टाइम जोन है। और इंडिया में वेस्ट टू ईस्ट जाने में, वेस्ट टू ईस्ट जो वेस्ट मान लो अरुणाचल प्रदेश, सॉरी वेस्ट गुजरात, और इधर द्वारका, और इधर अरुणाचल प्रदेश। द्वारका और अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम डिफरेंस आता है 1 आवर 45 मिनट्स का। एक टाइम जोन से इतनी ज़्यादा मतलब सहूलियत नहीं होती, इतना ज़्यादा कहते बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए 2 टाइम जोन, कम से कम 2 टाइम जोन हो, उसकी मांग चल रही है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वालों से। ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, वट एवर आई एम टेलिंग यू दैट कैन बी पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, है ना। हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं। अच्छा, तो लंबे टाइम से अगर डिमांड हो रही है और ये क्वेश्चन में तुम्हारा वही पूछा जा रहा है, तो यहीं से इंट्रोडक्शन निकल गया ना कि सिंस लॉन्ग टाइम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर डिमांडिंग फॉर distinct time zones, isn't it? So that they can take advantage of क्या, अर्ली डे लाइट सेविंग, है ना। डे लाइट सेविंग्स क्या होती है तुम्हें पता होगा, डे लाइट सेविंग्स, ये वर्ड ये भी एसोसिएटेड है किससे, लॉन्गिट्यूड से। डे लाइट सेविंग्स, डे लाइट सेविंग, डीएलएस जिसको कहते हैं। डे लाइट सेविंग मतलब अगर तुम्हारे पास अर्ली बाकी कंट्री के कॉम्पेटिवली सन पहले निकल जाता है, मान लो 4 बजे निकल गया, 4 AM पे, है ना, 4 AM पे निकला, बट ऑफिस टाइम शुरू कब हो रहा है, 10 बजे। हर कंट्री में मान लो 10 बजे शुरू हो रही है, इंडिया में चलो 10 बजे हो रहा है हर जगह, तो द्वारका में भी 10 बजे हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी 10 बजे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लोग उठे हैं कब, यहाँ पे उठेंगे मान लो 6 बजे, 6 AM, और यहाँ अरुणाचल में उठ रहे हैं 4 AM, है ना। 4 AM से ही सन का लाइट दिखने लगता है, लोग उठ गए, तो 4 से 10 करेंगे क्या ये, है ना। 6 आवर्स का जो यहाँ पे 6 आवर्स जो वेस्ट हो रहा है, ऑफिस तो 10 ही बजे जाएंगे, 4 ही बजे उठ गए थे क्योंकि सुबह जल्दी हो गई, ये लोग 6 बजे उठे, इनकी सुबह देर से हुई, तो इनके पास 4 घंटे का गैप है ऑफिस जाने के लिए, इनके पास 6 घंटे का गैप। तो ये जो 6 घंटे का गैप है ना, डे लाइट जो वेस्ट हो रहा है ना, इसको हम सेव कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हो, ऑफिस टाइम को थोड़ा अर्ली कर दो, है ना, 10 बजे की बजाय 8 बजे कर दो। 8 बजे अगर हम ऑफिस टाइम कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, डे लाइट जो टाइम है, डे लाइट जो है उसको हम सेव कर पाएंगे, यानी कि हमें पहले ही हम उस जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। डे लाइट सेविंग का मतलब तुम्हें पावर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पावर वेस्ट करना मतलब तुम्हें लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सन की लाइट से ही काम करना है। तो सन की लाइट से अगर काम करते हो, डे लाइट में काम करते हो, तो इससे तुम अपने पावर को सेव कर रहे हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हो। सॉरी। तो पावर को सेव करने के लिए, क्योंकि जल्दी अगर ऑफिस स्टार्ट करोगे तो जल्दी खत्म भी करोगे ना, रात तक खींचोगे क्या फायदा, तो फिर रात में भी तुम्हें लाइट जलानी पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, सुबह भी जल्दी कर दो और शाम को भी जल्दी ऑफिस बंद कर दो, तो ऑफिस में तुम्हें लाइट जलाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा ज़्यादा बचा सकते हैं। तो एक ये मेजर कंसर्न है डे लाइट सेविंग। ठीक है, अब मैं तुम्हें और कुछ थोड़ी और बातें बता दूं डे लाइट सेविंग से। डे लाइट सेविंग में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है, वो उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके यहाँ सन क्या होता है, सबसे पहले निकलता है, अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे जैसे स्टेट्स में। तो ऐसे स्टेट्स को डे लाइट से, या फिर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया कहाँ लोकेटेड है, देखो ये सारी चीज़ें तुम्हें एक साथ दिमाग में लानी है, तब तुम्हारी क्रिएटिविटी काम करेगी। और क्रिएटिविटी काम तब करेगी जब तुम नॉलेज का तुम्हारे पास भंडार होगा, यानी तुम मेंस की जब प्रिपरेशन कर लेते हो सीरियसली, आई एम टेलिंग यू, है ना।
तुम सब मुझसे काफ़ी छोटे हो, तो तुम्हें एक एक्सपीरियंस तुम्हें मतलब शेयर कर दे रहा हूँ कि जब हम मेंस की प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है, मेंस की प्रिपरेशन जब तुम कर लेते हो, तो उस प्रिपरेशन तक जाते जाते तुम मैच्योरिटी लेवल को भी टच करोगे। यानी अगर तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी है, तो मैच्योरिटी मीन्स कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद लोग मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रगल जिसने किया है वही मैच्योर हुआ है, ये भी कह सकते हो। जो स्ट्रगल नहीं कर सकता और मैच्योर भी नहीं होगा, वो इमैच्योर ही रहेगा पूरी लाइफ, है ना, क्योंकि वो जानता ही नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली उसको स्ट्रगल के फॉर्म में मैच्योरिटी उसके पर्सनैलिटी में आई ही नहीं है। तो जब तुम मेंस की प्रिपरेशन करते हो विद फुल डेडिकेशन डिटर्मिनेशन, तो तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आती है। इट मीन्स तुम क्रिएटिव भी हो जाओगे, आई एम टेलिंग यू। तुम्हारे काम आसान होंगे, तुम्हारा आंसर जो राइटिंग है उसका प्रेजेंटेशन भी कई गुना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। बहुत कुछ चेंजेस आते हैं जब तुम मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो। मेंस की पूरी ऐसी तैयारी होती है कि इस मेहनत में तुम मैच्योर भी होगे, क्रिएटिव भी होगे, और जो भी आज तक तुमने पढ़ा है, वट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ इन योर एग्जाम, व्हेन यू आर गोइंग टू योर एग्जामिनेशन हॉल, वट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, यू विल वॉट रीथिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। और सिर्फ 8 मिनट में वो सारी चीजें तुम इस आंसर में लिख दोगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, डायग्राम वगैरह सब कुछ, है ना, 8 मिनट में। इसको कहते हैं मैच्योरिटी। 8 मिनट में ही विद फुल क्रिएटिविटी, फुल इनोवेशन, है ना, दोनों चीजें एकदम भरपूर मात्रा में। और तुम्हें क्या होगा कि हम अब कर लेंगे, मतलब ये जब होता है, जब इतना थोड़ा सा मेहनत करोगे तभी ये स्टेज आता है। शुरुआत में हम जैसे कुछ भी सोचते हैं, अब जैसे तुम्हें क्यों बताया मैंने कि भाई कोई मॉडल आंसर नहीं है, कोई इस तरह का आइडियल आंसर नहीं है। तुम्हारे अंदर जितनी अच्छी मैच्योरिटी होगी, उतनी क्रिएटिव होगी, उतना ज़्यादा तुम आंसर अच्छा प्रेजेंट कर पाओगे। जिसकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छा होगी, उसको स्कोर उतना ज़्यादा मिलेगा। और ऐसा जो अरिहंत या फिर कोई भी पब्लिकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पब्लिकेशन, कोई भी पब्लिकेशन हो जो इस तरह की मेंस की एनालिसिस की बुक निकालता है, ठीक है, मेंस के एनालिसिस की बुक में क्या होता है कि इमैच्योर कैंडिडेट, जो जिन्होंने कभी कभी प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं किया कभी अपनी लाइफ में, मेंस भी क्लियर नहीं किया, प्रीलिम मतलब मेंस की बात हो तो प्रीलिम्स भी नहीं किया, और वो तुम्हारे लिए कंटेंट बनाते हैं, दे आर राइटिंग आंसर्स फॉर यू। तो हाउ कैन यू बिलीव ऑन दोज आंसर्स हु आर प्रिपेयर्ड बाय those newcomers who have already failed in this exam, even what we can say even in prelims, isn't it, even they didn't clear prelims। तो obviously ऐसे केस में तुम उन पे कैसे भरोसा कर लोगे। लेकिन क्या करोगे, वही लोग वो कुछ पब्लिकेशन में तो वही वो बुक्स निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, इतना कुछ तुम जितना भी आज काम, सपोज मैं ही कह रहा हूँ कि मैं जितनी बातें तुम्हें इस क्लास में बता सकता हूँ, आई कांट राइट ऑल दोज थिंग्स इन अ सिंगल बुक, माइंड इट। बुक में सिर्फ डायरेक्ट कंटेंट की बात हो पाती है, इतनी सारी बातें नहीं हो पाती जितना हम लोग यहाँ क्लास में कर लेते हैं, और इसलिए क्लास का रेलेवेंस भी हो जाता है। चलो अब आगे चलते हैं कि भाई हम जब बात कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ये सब तो चलो इंट्रोडक्शन में तुम लिख सकते हो कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। डे लाइट सेविंग की मैं बात कर रहा था, तो एक और पॉइंट बता दूं, डे लाइट सेविंग का इंडिया में कोई रेलेवेंस है, अगर ये इंडिया में रेलेवेंट है, ठीक है, तो ये तुम्हारे क्वेश्चंस के फॉर्म में दिखाई देगा, है ना। अगर रेलेवेंट नहीं है तो इससे क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। हाँ, वर्ल्ड के केस में यूरोपियन कंट्री के लिए रेलेवेंट है, खासकर वो यूरोपियन कंट्री जो कि कंट्रीज हु आर लोकेटिंग नियर टू पोल्स, जो पोल्स के पास में, ठीक है, उन कंट्री के लिए डे लाइट का रेलेवेंस है। क्यों? क्योंकि देखो, जो पोल्स वाले एरिया है ना, पोल्स वाला एरिया ऐसा रोटेट करता है, तो पोल्स पर जो सनलाइट होती है, ठीक है, वो पूरा स्ट्रेट नहीं जाता है, यहाँ इक्वेटर पे स्ट्रेट आता है, पोल्स पे स्ट्रेट नहीं जाती है। पोल्स पे स्ट्रेट नहीं जाती है, तो क्या होता है कि भाई डे और नाइट दोनों का जो लेंथ है ना, वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। कैसे, देखो, सपोज ये मैं रोटेशन और अब देखो यहाँ पे रोटेशन और रिवोल्यूशन भी छुपा हुआ है। कितना ज्यादा तुम्हें डायनामिक होना है तुम सोच सकते हो, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन भी यहाँ पर छुपा हुआ है। और कैसे, जब सन के आ, मतलब मार्च के टाइम में और सितंबर के टाइम में सन की जो डायरेक्ट
हीट होती है वो इक्वेटर पे जाती है। जब इक्वेटर पे डायरेक्ट जाएगी तो दोनों तरफ इक्वल, यानी 50% लाइट ऊपर रहेगी नॉर्थ में और 50% लाइट साउथ में रहेगी। तो यहाँ जब इक्वेटर पे डायरेक्ट लाइट आती है तो दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन ऐसे देखो, मान लो सपोज दिसंबर का टाइम है ना, अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस टाइम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तुम देख सकते हो सीधा सनलाइट आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा लाइट आ रहा है ना, तो यानी इक्वल, दोनों हेमिस्फेयर में इक्वल हीट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अनइक्वल है। डे और नाइट में भी ये फर्क पड़ता है। देखो कैसे, अगर तुम को ऐसे देखते हो, इसी डायग्राम को मैं जूम करके दिखा दूं, और यहाँ पर इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट कर रहा है। दिस इज आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, है ना, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्कल। ये पहले भी बात हो चुकी है इस पर। अब जब जो सनलाइट है, ये सनलाइट देखना ध्यान से, इस अर्थ को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला पार्ट जो है लिटेड है ना, और ये वाला पार्ट डार्क में है। तो पूरे अर्थ पर अगर ऐसा देखा जाए, ये ऐसे, अगर इसको मैं नॉर्थ पोल का साइड दिखाऊं तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट में लाइट है ना, और ये इधर वाला पार्ट क्या रहेगा, डार्क में रहेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट फिर पीछे जाएगा और ये आगे आएगा। जब ये आगे आएगा तो डे होगा, ये पीछे जाएगा तो वहाँ नाइट हो जाएगा। तुम देख सकते हो कि पोल्स पे क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हीट का, लाइट का, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इस वजह से डे और नाइट, डे और नाइट यानी रात और दिन में डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और डिफरेंस ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग डे लाइट सेविंग की बात कर सकते हैं, है ना, डीएसएल की बात कर सकते हैं, डे लाइट सेविंग हो सकती है यहाँ पे। कहाँ, यूरोपियन कंट्री में जहाँ डिफरेंस ज़्यादा है। इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, यहाँ पर है। तो इंडिया जब यहाँ पर है तो इंडिया के पास तो लगभग लगभग सीधी लाइट आ रही है, तो यहाँ पर दिन और रात में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तुम देख सकते हो, है ना, एक आध घंटे का ही अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। अभी देखो तुम्हारा क्या है, दिन छोटा होता है ना ठंड में, तो कितना छोटा होता है, 5 घंटे का थोड़ी हो जाता है ना, मतलब 1 आवर का डिफरेंस हो जाएगा। 1 आवर, जैसे कि 1 आवर दिन में और 1 आवर शाम में, तो कुल मिला के लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटे का, है ना, ये डिफरेंस दिखाई देता है। तो यहाँ हम डे लाइट सेविंग का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इंडिया में देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ डे लाइट सेविंग इन इंडिया। ठीक है, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट डे लाइट सेविंग, क्योंकि हमें इस तरह के इशू को, यही देखो मैं बता रहा हूँ, तुम लिंक कैसे करोगे। तुम डे लाइट सेविंग के बारे में जानते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन जानते हो, तो तुम जो हम क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे अभी, वहाँ डे लाइट सेविंग को डिस्कस कर सकते हो। अगर हम 2 टाइम जोन में डिवाइड करते हैं पूरे इंडिया को, है ना, तो नॉर्थ ईस्ट वालों के पास डे लाइट सेविंग का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, वो 2 घंटे तो बचा सकते हैं ना, कम से कम, मतलब उस दिन का समय जो है वो बचा सकते हैं। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में हम डे लाइट सेविंग के रेलेवेंस को इंडिया में दिखाएंगे, अदरवाइज इंडिया में इसका रेलेवेंस नहीं है कहाँ पर, यूरोपियन कंट्री में, क्योंकि जो भी पोल्स पे कंट्रीज होती हैं उनके डे और नाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब देखो यहाँ पे जो साउथ पोल की तरफ कंट्रीज होंगी तो इधर तो लाइट है, लेकिन ये पूरा एरिया जो पीछे का है ये पूरा डार्क में रहेगा। उल्टा हो गया ना, इधर ये डार्क में आ गया और ये वाला एरिया लिटेड है। यहाँ लिटेड ज़्यादा है, यहाँ डार्क कम है। नीचे साउथ पोल में लिटेड कम है, डार्क वाला एरिया ज़्यादा है। क्योंकि अर्थ का इसके पीछे क्या रीज़न है, अगर ये पूछा जाए कि वाई द पोलर रीजन्स और वाई द पोलर कंट्रीज, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, क्यों पोलर कंट्रीज पर
हम डे लाइट सेविंग के सिग्निफिकेंस को मतलब डे लाइट सिग्निफिकेंट है, सेविंग सिग्निफिकेंट है वहाँ, तो ऑप्शन रहेगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, या फिर अगर टिल्टेशन ऑफ अर्थ है ऑप्शन में, तो ये भी तो आंसर है, क्योंकि अर्थ अगर ऐसे झुका हुआ नहीं रहता तो ये जो डे और नाइट का डिफरेंस आता ही नहीं। टिल्टेशन ऑफ अर्थ, या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, है ना, या स्लैंट अप्रोच ऑफ सनलाइट टुवर्ड्स पोल, कुछ भी हो सकता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज लेस टुवर्ड्स पोल एंड मोर टुवर्ड्स इक्वेटर, 90 डिग्री यहाँ पे, लेकिन ऊपर जाओगे तो कम होता जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एमसीक्यूज तुम्हें सॉल्व करने होते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर डे लाइट सेविंग के बारे में आएगा तो तुम्हें डे लाइट सेविंग को हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, आई एम टेलिंग यू। तुम्हारे पास A4 साइज एक पेपर है और उसमें तुमने ऊपर में हेडिंग में लिख दिया डे लाइट सेविंग, DLS, है ना, डे लाइट सेविंग। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को तुम 2-4 लाइन में ही लिखो। कॉन्सेप्ट समझा जाता है, कॉन्सेप्ट पे बहुत इलाबोरेट नहीं लिखा जाता, वो बेवकूफ़ी होती है। कॉन्सेप्ट तुम समझ के नेक्स्ट तुम क्या करोगे कि डे लाइट सेविंग के अ, मतलब प्रॉस कॉन्स को देखोगे, ठीक है, या फिर डे लाइट सेविंग सीधा क्वेश्चन करो हाउ, हाउ डे लाइट सेविंग विल अकर, कैसे होगा ये। फिर क्वेश्चन करो डे लाइट सेविंग कहाँ पर होगा, वेयर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आ गई, कहाँ पर, और उसके बाद वाई डे लाइट सेविंग, क्यों हम डे लाइट सेविंग करें, ये भी बात हो गई। या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं डे लाइट सेविंग से, हाउ, वेयर एंड वाई। अब तुम इन तीनों क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट अगर करते हो तो तुम बता सकते हो कि भाई इसमें और भी जो एस्पेक्ट्स हैं डे लाइट सेविंग के उसके प्रॉस कॉन्स, ठीक है। वाई में क्या होगा, प्रॉस कॉन्स आ जाएगा, वाई में प्रॉस और वाई नॉट में कॉन्स, है ना। व्हाट इज द रेलेवेंस, एक और इसमें टॉपिक आ सकता है, रेलेवेंस क्या है। भाई इंडिया में मैंने बताया इसका रेलेवेंस नहीं है, कहाँ पर है, पोलर कंट्री में रेलेवेंस। तो पोलर कंट्री में क्यों है, उसका भी अभी आंसर हमने किया, ड्यू टू टिल्टेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, टिल्टेशन ऑफ अर्थ। दूसरा क्या था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। इस तरह से तुम्हें डीएलएस को एक पेज में, सिर्फ A4 साइज के एक पेज में प्रिपेयर कर सकते हो, व्हेन इट इज इन न्यूज, अगर ये न्यूज में है तब। अगर न्यूज में कभी भी नहीं है पिछले 1-1.5 साल से, डोंट प्रिपेयर दिस टॉपिक, ठीक है। इसमें अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो, फिर इस तरह से तुम्हें प्रिपेयर करना है। चलो ठीक है, डे लाइट सेविंग की बात हो रही थी, तो डे लाइट सेविंग में क्या होता है थोड़ा सा मैं और बता दूं, जब उसकी चर्चा हो रही है। तो डे लाइट सेविंग में हम करते क्या है, जैसे कि समर्स, सपोज समर्स आया तो गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, ठीक है, ये तो सबको पता है, यानी अर्ली सनराइज होता है और सनसेट देर से होता है। और ये कहानी इक्वेटर पे बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे तुम पोल्स की तरफ जाओगे इस डिफरेंस यानी डे और नाइट के डिफरेंस में भी इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, ये भी बता दिया मैंने। अब डिफरेंस होता है डे और नाइट, डे दिन समर्स में क्या होते हैं, डे लंबी होती है समर्स में, है ना, विंटर में छोटी होती है, और समर्स में डे क्या होता है, बड़ा होता है, यानी लंबा होता है। कहने का मतलब है ज्यादा टाइम तक लाइट रहती है समर्स में। और क्यों रहती है भाई, वो भी दैट इज बिकॉज ऑफ टिल्टेशन ऑफ अर्थ। तुम देख रहे हो यहाँ कई चीजें जुड़ी है, मोशन भी जुड़ा है अर्थ का, रोटेशन भी, रिवोल्यूशन भी, लैटिट्यूड भी, लॉन्गिट्यूड भी, टाइम जोन भी है, डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट भी है, हमारे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी है। ये सारा कुछ मिला जुला कर हम एक आंसर प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो तुम सोच लो कि तुम्हें कितना ज्यादा, मतलब अपने आप को, तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है वो तभी बढ़िया हो सकता है जब इन सारी चीजों को तुम केटर करने के बाद, उसके बाद ध्यान रखना अपनी लैंग्वेज। अगर वो लैंग्वेज तुम्हारी बहुत अच्छी हो गई तो ऑब्वियसली तुम्हें यूपीएससी में तो कोई रोक नहीं पाएगा, मेंस। मैं तुम्हें अभी बता दूं नहीं कर पाएगा, तुम कभी मुझे लिख के दिखाना, है ना, अभी तो मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ कि कैसे करना है ये सब चीजें। कभी लिखना और उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि अब तुम्हारा, तुम खुद फील भी करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन लिखना जरूर, हो सकता है पहले ही क्वेश्चंस में तुम्हें जो पहला जो आई मीन टू से जो क्वेश्चन है वो कुल मिला के माइनस मार्किंग में आ जाए, -4 मार्क्स आ जाए आउट ऑफ 10 तुम्हारे, ये भी हो सकता है। लेकिन तुम्हें फिर भी घबराना नहीं, इस -4 से -3 पे आओ, देन -2, -1, 0, कोई बात नहीं, फिर और करो मेहनत, 1 2 3 4 5 6, आई एस 6 मार्क्स बहुत होते हैं आउट ऑफ 10,
सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ से धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना है बस। हमें ये नहीं सोचना हम कहाँ हैं, यहाँ है, किसी का यहाँ है, किसी का वहाँ है, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ भी हूँ तो मुझे यहाँ तक पहुँचना है बस। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। कौन कहाँ है छोड़ दो, मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी है, तुम्हें ये दिमाग में रखना है। और इस तरह से तुम्हें रोज काम करोगे तो ही इम्प्रूवमेंट होगी। वेल, अब देखो नेक्स्ट एस्पेक्ट ये है कि मैं आता हूँ फिर से इन चीज़ों पे। डे लाइट सेविंग को मैं थोड़ा और क्लियर कर रहा था कि समर्स में क्या करना होता है। समर्स में दिन बड़े होते हैं, तो तुम अपनी घड़ी का टाइम आगे करोगे या पीछे करोगे, जल्दी बताओ। डे लाइट सेविंग के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड। सर पीछे करेंगे पीछे शायद। पीछे करूंगा। पीछे करेंगे सर। पीछे करोगे, ठीक है। पीछे कर लोगे मतलब कि अगर 10 बजे नॉर्मली जो 10 बजता था, अब तुम्हारे पास समर्स में कितना टाइम हो जाएगा, 9 बजेगा, यही ना। तो तुमने 1 घंटा यस पीछे सर। सपोज कर लिया, ठीक है। 1 घंटा सपोज पीछे कर लिया, तो पीछे कर लिया तो अब क्या होगा, तुम 9 बजे स्टार्ट कर दोगे अपना काम, ताकि डे लाइट सेविंग हो पाए। ठीक है, क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट। अब विंटर आते आते, विंटर आएगा तो क्या करोगे फिर, फॉरवर्ड। आगे करना आगे कर लेंगे सर। सर फॉरवर्ड इंक्रीज कर कर लेंगे। देंगे। हाँ, हाँ फॉरवर्ड कर लेंगे, आगे कर लेंगे विंटर में। अब प्रॉब्लम ये है कि सभी कंट्री में अगर तुम जाओ नॉर्दर्न कंट्री में, मैं सिर्फ हिंट दे दे रहा हूँ क्योंकि अ, अगर तुम हर कंट्री पे जाओगे तो सब कंट्री के यहाँ जो ड्यूरेशन है वो बहुत अलग अलग है, और सबके यहाँ समर्स और विंटर्स में इतना डिफरेंस नहीं आता। किसी में ऑटम में, किसी में स्प्रिंग में, मतलब कभी उनका दिन किसी का बड़ा कभी समर में होता है, किसी का दिन बड़ा ऑटम में होता है, किसी का स्प्रिंग में होता है। ये भी ध्यान रखना, पोल्स की तरफ ये सब ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस ये ध्यान रखना है कि हमें मतलब अगर समर्स आ गया यानी दिन बड़ा हो रहा है तो पीछे करना है, और विंटर आ गया तो फॉरवर्ड करना है। अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये, अब ये ध्यान रखना कि इसमें अब तुम जो अपना इंट्रोडक्शन डे लाइट सेविंग तुम्हें समझ में आ ही है ना। अब देखो, फिर मैं वहीं पे आ गया हूँ उसी क्वेश्चन पे। अब यानी इतनी सारी चीजें हम एक साथ लिखने वाले हैं। अब तुम खुद सोचो, इतनी पढ़ाई, अभी हम सिर्फ दो ही चीजें पढ़ रहे हैं पूरे आईएएस की तैयारी में। इन दो चीजों को ऑलमोस्ट 90% लोग इग्नोर करके जाते, कहते ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, है ना। हम लोग भी क्लासेस में जब पढ़ाते हैं, इनफैक्ट ऑफलाइन क्लासेस में, तो हमें डायरेक्टर्स अलाउ नहीं करते, यानी कि जो भी वहाँ का जो मैनेजमेंट वो अलाउ नहीं करता कि आप ये बेसिक चीज़ें पढ़ाओ, है ना। उनको लगता, और आज तुम देखो यूपीएससी को, अगर पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड देख लो, लास्ट 4 to 5 years का, तो दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दीज एस्पेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि इसको लोग इग्नोर करते हैं। जब भी लगता है बहुत लंबे टाइम से कोई टॉपिक को इग्नोर किया जा रहा है, यूपीएससी उसी को लेकर आगे बैठ जाती है, ठीक है। और ये सारा जो सिलेबस वगैरह, स्ट्रैटेजी, है ना, विजन, ये सब धरे के धरे रह जाते हैं। तो ऑब्वियसली हमें अगर कॉन्फिडेंटली आईएएस में हमें अच्छे रैंक लाना है, ठीक है, अच्छा रैंक मतलब 1 to 10 में आना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं होती, तुम सोचोगे 1 to 10 बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। इतना करोगे तब आसान है, मतलब जितना मैं बता रहा हूँ इतना करना पड़ेगा। और इतना करते हो तो 1 to 10 रैंक तुम्हारे लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आराम से अपने मन चाहे होम डिस्ट्रिक्ट को भी तुम्हें, है ना, जो जिस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट में भी तुम्हारा क्या हो सकता है, तुम ज्वाइन कर सकते हो उस डिस्ट्रिक्ट में भी, ठीक है। वेल, तो लेकिन कॉन्फिडेंस कब आता है, जब कॉन्फिडेंट तुम तभी होगे ना जब तुम सारे टॉपिक्स को इक्वली प्रिपेयर करोगे, ठीक है। और मैं अपनी क्लास का ये मोटो रखा है मैंने कि मैं सारे टॉपिक्स को इक्वली प्रिपेयर कराऊंगा। हम किसी भी टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करें। कल को अगर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो आई कैन शो दिस वीडियो आल्सो, है ना, कि हमने इसको क्लास में डिस्कस किया है इस टॉपिक को, और देखो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये बेनिफिट तो जो क्लास कर रहे हैं उनको भी मिलेगा, और इन इन नियर फ्यूचर हो सकता है मुझे भी मिल जाए ये बेनिफिट, ठीक है। जब तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे और तुम करके आओगे तो बेनिफिट तो सबको होगा ना, ये जो प्रैक्टिकल सी बात है। वेल, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अप्रोच की, हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। तो जब अप्रोच पे बात आती है, क्वेश्चन के लिए जो हम लेकर बैठे थे, तो अब हम आ रहे हैं कि भाई ये इंट्रोडक्शन जो तुम्हें देना है,
यही बताना चाहिए, मतलब इट इज एन आइडियल इंट्रोडक्शन। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू फॉलो दिस इंट्रोडक्शन ओनली, ठीक है। एक आइडियल इंट्रोडक्शन है कि मल्टीपल जोन्स की बात जब हो रही है ना, तो भाई मल्टीपल जोन्स की बात कौन उठा रहा है इंडिया में? नॉर्थ ईस्ट वाले उठा रहे हैं, ठीक है। उसको क्यों उठा रहे हैं ये भी थोड़ा सा लिख देना। या फिर मल्टीपल टाइम जोन्स के बेनिफिट्स भी लिख सकते हो। देखो दूसरा आंसर क्या हो सकता है? एक तो इंट्रोडक्शन में तुम नॉर्थ ईस्ट की डिमांड को डाल दोगे, ठीक है। यू कैन राइट इट ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट की डिमांड, ठीक है। कंटिन्यूअसली डिमांड है उनकी। सेकंड, बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपल टाइम जोन, ठीक है। इसके बेनिफिट्स को या तो इंट्रोडक्शन में या तो इसको लिख दो या इसको लिख दो, ठीक है। या फिर सिंपली जैसे एक बच्चे ने बताया था क्लास में भी कि इसको डिस्क्राइब कर देना है सर कि टाइम जोन होता क्या है। लेकिन वो सबसे सिंपल आंसर होगा जिसमें स्कोर ज़्यादा नहीं मिलेगा। डिस्क्राइब टाइम जोन्स वो होता क्या है ना, सिर्फ सिंपल डायरेक्टली उस पर आ जाओ, उसमें ज़्यादा स्कोर नहीं मिलेगा। और इंट्रोडक्शन भी कई तरह का हो सकता है। मैंने कहा ना कोई मॉडल आंसर नहीं होता, तुम जितना अच्छे से प्रेजेंट करोगे। कुछ अगर थोड़ा सा लोग ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डीप स्टडी कोई करता है तो उनको अपने कंट्री के कुछ जैसे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है ना, उसको एनपीएल बोलते हैं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो हैं, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, उनका भी जो इंडिया का जो उसको कहते हैं ऑफिशियल टाइम कीपर है ना, नेशनल लिख ही दे रहा हूँ मैं। ये सब इंट्रोडक्शन में डाल दोगे तो तुम्हारा आंसर क्या लगता है कि अरे वाह कितना बढ़िया लिखा है, तुम्हें पता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है क्या, है ना। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। और देखो अगर किसी ने नहीं लिखा है तो तुम्हें भी मार्क्स नहीं, तुम्हारे मार्क्स भी कम नहीं होंगे। लेकिन जिसने लिख दिया इन पॉइंट्स को, उसके तो मार्क्स कॉम्पेटिवली बढ़ ही जाएंगे ना दूसरों से, है ना। तो वो एनपीएल के बारे में लिख दिया। इंडिया का जो ऑफिशियल टाइम कीपर एनपीएल ही है। ऑफिशियल टाइम कीपर, ध्यान रखना, नेशनल ऑफिशियल टाइम कीपर यानी टाइम का हिसाब किताब यही रखता है, एनपीएल ही रखता है। तो इस तरह के फैक्ट्स भी अगर तुम इंट्रोडक्शन में डालते हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है एनपीएल का भी। एनपीएल, अच्छा एक और बात मैं कह दूं, एनपीएल भी सपोर्ट करता है नॉर्थ ईस्ट की डिमांड को, है ना, कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए एक सेपरेट सेपरेट टाइम जोन होना चाहिए, ठीक है। ये बातें सब तुम इंट्रोडक्शन में डाल दो। अब आते हैं बॉडी पे। वेलकम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज body. I mean, we are discussing how we can approach this question. I mean, how we can approach for the answer, isn't it? Okay. अब तुम जब बॉडी पे आते हो तो एक तो ये बता दोगे थोड़ा सा, यहाँ पर तुम जो बेसिक जानकारी भी दे सकते हो, है ना। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो बॉडी में कि भाई जो टाइम जोन होता क्या है ना। टाइम जोन क्या होता है यहाँ बॉडी में लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। और इंटरनेशनल मतलब आईएसटी, है ना, या फिर कह सकते हो कि जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है, वो क्या है, दैट इज 0 डिग्री पर क्या है 12 PM, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है ना, ग्रीनविच मीन टाइम पे। ये सब तुम इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। प्लस उसके बाद इंडिया के बारे में लिख दो, एक तो वर्ल्ड के बारे में, एक इंडिया के बारे में। बस बाकी कंट्री की लिखने की जरूरत नहीं कि इंडिया इज +5 30 आवर्स अहेड। प्लस मतलब अहेड है ही, आगे है फ्रॉम जीएमटी, ठीक है। इंडिया का ये है। और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, वो 82.5 डिग्री ईस्ट से क्रॉस करता है मिर्जापुर यूपी, ओके। तो ये सब बातें तुमने बॉडी में, बॉडी भी अपने आप में, बॉडी का भी कुछ पार्ट इंट्रोडक्शन में चला जाता है कभी कभी। तो बॉडी का ये पार्ट समझो इंट्रोडक्शन में चला गया, है ना। अब बात कर, इसमें मैप बनाकर भी दिखा सकते हैं, मैप बनाकर भी दिखा सकते हैं। यस मैप भी बना के दिखाओगे बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ मैप बना के क्या, तुम्हें जैसे मैंने क्लास में बताया था ऐसा भी करके बना के दिखा दो कि भाई ये लॉन्गिट्यूड्स हैं इस तरह के, है ना। तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैप बना के भी दिखा दो। ये जैसा तुम क्रिएटिव हो सकते हो कर लो, मतलब तुम्हें डायग्राम तो डालनी थी। लेकिन हाँ ये ध्यान में रखना है कि एक डायग्राम जरूर हो, और जबरदस्ती डायग्राम नहीं डालना। मान लो यहाँ पर इस वाले टॉपिक में देखो थोड़ा सा डायग्राम हम डालेंगे, टाइम जोन को, डिफरेंट टाइम जोन्स को दिखा देंगे, इतना ही बहुत है। के बाद बहुत ज़्यादा उसमें
हेर फेर करने से क्या होगा, आंसर खराब हो जाएगा, क्योंकि फोकस कुछ और है यहाँ पे। फोकस है सिर्फ टाइम जोन पे, फोकस नहीं है। अगर टाइम जोन पे ही सिर्फ बात होती तो हम ये भी बनाते, मैप भी बनाते, वर्ल्ड का भी दिखाते, 0 डिग्री कहाँ से क्रॉस कर रहा है, 180 डिग्री कहाँ से क्रॉस कर रहा है। फोकस कुछ और है। अब फोकस पे आते हैं। फोकस क्या है? वाई देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट? मल्टीपल टाइम जोन्स इन कंट्री, इन इंडिया। इसकी नीड है, नीड ऑफ मल्टीपल टाइम जोन्स कंट्री लाइक इंडिया। इस कंट्री में ये नीड है। तो अब क्या नीड है? देखो भाई, इनहेंस्ड एफिशिएंसी। मैं एक बात बताऊं कि अ, या फिर जो एफिशिएंसी है इंडिया में, कम है काम करने की, है ना, तो उसको बढ़ाओ। या फिर अगर हम मल्टीपल टाइम जोन्स इंडिया में डालते हैं तो कहाँ डालेंगे? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए तो बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को क्या बेनिफिट हो सकता है? व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स विल हैव? ठीक है, अब ये बताओ कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में क्या बेनिफिट होंगे अगर हम मल्टीपल टाइम जोन, यानी एक टाइम जोन सेपरेट और बना दिया नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट विल हैव? दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर बॉडी ऑफ दिस आंसर, बॉडी ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी, बॉडी फॉर दिस, हाँ मतलब वही बॉडी ऑफ दिस आंसर। बताओ नॉर्थ ईस्ट को क्या बेनिफिट होगा? व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स विल हैव? उनका टाइम मैनेजमेंट सही से हो पाएगा सर, डे लाइट सेविंग भी हो ही जाएगी, चलो, डे लाइट सेविंग होगी, बिल्कुल ठीक है। वर्क इफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। बैटरी जन, एक मिनट रुक जाओ, मुझे अडेप्टर लगा लेने दो। ये तुम्हें स्क्रीन पे दिखता है क्या, बैटरी इज रनिंग लो? यस सर। यस सर। एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ, तो ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में डे लाइट सेविंग हम कर पाएंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, और पावर सेविंग भी बहुत ज़्यादा होगी। डे लाइट सेविंग इज इक्वल टू पावर सेविंग, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को हम बचा पाएंगे। चलो ठीक है, दूसरा बताओ क्या बेनिफिट होगा? मतलब वही ऑफिस टाइमिंग हम बढ़ा देंगे ना भाई, 10 बजे दूसरे, तो यहाँ पे 8 बजे ऑफिस टाइम कर दो। पीछे लेगा ना, बैकवर्ड सर चले हम। बोलो। सर बोल रहे कि डे टू डे वर्क में भी उन लोगों का कुछ बेनिफिशियल रहेगा। डे टू डे वर्क मतलब जैसे? जैसे मतलब सर, मतलब उनका मतलब जो जैसे मतलब घर का भी अपना जो काम वगैरह, जो मतलब जो घर का जो, जैसे सर जो हाउस वाइफ है या फिर जो अपना मतलब कोई अपना बिजनेस करते हैं या कुछ भी, हाँ, कोई सिर्फ भी, मतलब ऑफिस कोई भी मतलब उसमें। हाँ मतलब सर मतलब सर सिर्फ ऑफिशियल वर्क तो वो एक मतलब अलग प्रोफेशनल हो गया। किसी का अगर अपना पर्सनल वर्क है, किसी हम्म, का अपना घर का भी जैसे कोई काम, उसमें भी तो सर यहाँ से अलग बेनिफिशियल उन लोग को मिलेगा हाँ मिलेगा, अगर बिल्कुल मल्टीपल मिलेगा। टाइम, हाँ मल्टीपल टाइम जोन्स करते हैं तो। जो भी वर्क फोर्स है ना, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट हो, हाउस वाइफ हो, या वर्किंग हो, कोई भी, किसी का भी, सब क्यों बेनिफिट है उसमें? तो टाइम बच रहा है तो ऑब्वियस। मतलब सर सबका एक मतलब लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाएगा, इवन मतलब बच्चे से लेके कोई भी बुजुर्ग तक, चाहे मतलब चाहे तुम सर ये कह मेल सकते हो फीमेल कि कोई भी ओवरऑल, वर्किंग फील्ड से, हाँ ओवरऑल सबको सर बेनिफिशियल आएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट इन सोसाइटी, ठीक है। हाँ, डेवलपमेंट सोसाइटी मतलब हाँ सोसाइटी के डेवलपमेंट का भी एक अलग मतलब ये निकले पर्सपेक्टिव होगा। कौन है भाई, कौन बोल रहे हो, थोड़ा नाम बताओ। जयदीप सर। अच्छा, पता नहीं चलता ना वॉइस से कौन कौन है, ठीक है। ओवरऑल ठीक है, ये पॉइंट अच्छा, और बताओ कोई। ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी सर। मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो क्या होगा, बताओ। फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज का जो रिस्क आ रहा है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। जैसे लाइट जलेगी, अगर नाइट में काम होगा देर तक तो बल्ब जलेगा,
बल्ब जलेगा तो फिर उससे भी तो जो हीट सीधा निकल लिख रही सकते है हो कि जो भी gases हो रहे हैं। हाँ देखो, एक बात मैं तुम्हें बताऊं, यूपीएससी मेंस बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बशर्ते हम जो पॉइंट्स लिख रहे हैं उस पॉइंट्स का ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल जो बेस है अगर वो साथ में दे रहे हैं ना तो जबरदस्त रूप से तुम आईएएस बनने वाले हो, मैं बता दूं। देखो ये सर सब तुम लोग पॉइंट्स बता रहे हो, अच्छे पॉइंट्स। तुमने सर ग्लोबल वार्मिंग, हाँ ग्लोबल वार्मिंग के पॉइंट्स को बताया, ठीक है, वो भी अब मैं उसको थोड़ा ऑफिशियली उस पॉइंट को अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या कर सकते हैं कि इसमें ऐसे ही करने जैसे इंडिया ने क्या, अब तुमने वो पेरिस क्लाइमेट चेंज देखा हुआ है ना, तो उसको मतलब ये कर सकते हो कि इन वेरियस कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग्स, है ना, इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज को लेके, इंडिया हैज रिजॉल्व, है ना, इंडिया हैज या इंडिया रिजॉल्व टू फाइट क्लाइमेट चेंज। हाउ, इंडिया ने कैसे क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए रिजॉल्व किया है? बाय कट डाउन इन व्हाट, कार्बन फुटप्रिंट, है ना। यस सर। इस तरह से अगर तुम वही तुम्हारे स्टेटमेंट पे मैंने थोड़ा सा ऑफिशियल बेस दे दिया, समझ गए। यहाँ यस सर तुम, हाँ जब तुम ये आंसर पढ़ेगा इवेलुएटर, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, तुमने कितनी ज्यादा मेहनत की है। मतलब इन लाइंस में तुम्हारी मेहनत दिख रही है, तुम्हारा जो लेबर है वो दिख रहा है कि एफर्ट लगाया तुमने, सच में तुम्हें पता है कि इंडिया ने रिजॉल्व किया है कि हम कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे। तो कार्बन फुटप्रिंट कम कैसे होगा? ऐसे ही होगा, जो अभी ये अगर हमने ये कर दिया, मल्टीपल टाइम जोन कर दिया, तो भाई एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गया ना। यस सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कनेक्ट कर सकते हैं, गोल ये नंबर हमने 30। पावर सेविंग की तो कार, हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, पावर सेविंग की हमने कार्बन फुटप्रिंट को। तो वेनेवर अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करोगे तो उसका भी ऑफिशियल बेस दो, मतलब मेरी तरफ से एडवाइस है, ताकि तुम्हारा आंसर दूसरों के आंसर से कहीं ज्यादा रॉकेट की तरह आगे भागेगा वो, है ना। सर तुम्हारे ये आंसर जो में स्कोप जो क्लाइमेट हो। क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर लिखते हैं हम्म। तो सर उसमें क्या सर एग्रीकल्चरल मतलब एग्रीकल्चर का अगर सर को मतलब कुछ दे सकते हैं क्या पॉइंट डेट एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो सकता है या कुछ। देखो एक बात मैं बता दूं, कभी भी हम लोग जब आंसर लिखें तो अपने सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना, जो ऑब्जेक्टिव है उसको, उससे हटना नहीं है हमें। ये बहुत ज्यादा देखो, आंसर तो 150 वर्ड्स में लिखना है, ये हम भूल जाते हैं, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं लिखते लिखते। यस सर। कभी कभी जैसे एग्रीकल्चर का पॉइंट है, कुछ भी है, वो भी डालेंगे, तो कुल मिला के पता चला एक ही पॉइंट को हमने 50 वर्ड में खींच दिया। ठीक है, अब बचा सिर्फ 100 वर्ड। अब इसमें क्या करोगे? इसमें 25 वर्ड इंट्रोडक्शन, 25 वर्ड कंक्लूजन, बचा और 50। अब तुमने एक पॉइंट तो ही 50 में खत्म कर दिया, बाकी सारे पॉइंट को तुम 50 में 3-4 पॉइंट और लिखोगे, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड हो गया ये। व्हाट इज दैट? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्स, जो कि एक अच्छा इमेज नहीं बनाता और तुम्हारी कॉपी को क्या करेगा, वो फेंक देगा, जो कि तुमको नहीं चाहिए ना। क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए ना भाई, सिलेक्शन चाहिए, हमें रिजेक्शन यस नहीं सर। चाहिए। तो कोई पॉइंट यस सर। ऐसा मत दो उसको, एकदम सबको बराबर बराबर वर्ड्स, सारे पॉइंट्स को बराबर बराबर वर्ड में, एक ही पॉइंट को नहीं खींचना है ज्यादा, ठीक है। उसको एग्रीकल्चर वाले जोन से भी कनेक्ट हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए बात को। आगे चलते हैं, देखो कहाँ थे हम लोग। वाज आई, कहाँ है? कौन सा पॉइंट था? हाँ ये सब चल रहा था। तो ये सब हमें बेनिफिट है, मतलब अगर इस तरह का हम काम करते हैं तो, है ना। इकोनॉमिकली भी क्या होता है कि भाई अगर दो डिफरेंट टाइम जोन में लोग रहते हैं, क्यों, देखो ना तुम अगर रशिया को देखो, यूएसए को देखो, यूरोप को देखो, तो इनका डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है, उनके डिफरेंट टाइम जोन्स, ठीक है। हम अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं डिफरेंट टाइम जोन्स में। अभी तुमने कहा ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट को भी अलग से हम प्लान करेंगे तो पीपल विल वर्क बेटर, है ना, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और नेचुरल साइकिल के अकॉर्डिंग काम चलेगा, सुबह वो उठेंगे काम पे लग जाएंगे अकॉर्डिंग टू नेचुरल साइकिल। जो सर्कैडियन रिदम है ना, सर्कैडियन रिदम किसको कहते हैं पता है ना? बायोलॉजिकल क्लॉक को। तो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक तुम्हारा क्या है? मीन भाई सर्कैडियन रिदम, ये भी तुम्हारा सही हो जाएगा। जैसे तुम सही टाइम पे सोते हो, सही टाइम पे खाते हो, एक नेचुरल टाइम होता है। 11 बजे तो जबरदस्ती लोग खाते हैं ना, 12 बजे भी कुछ लोग खाते हैं,
मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब भी अपने घर पे रहूँ तो 9 से पहले खा लूँ खाना, बट जनरली नहीं हो पाता क्योंकि बाहर भी क्लासेस के लिए जाना पड़ता है, तो उसमें मतलब डिले हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोशिश यही करो कि अपना नेचुरली तुम्हें भूख लगे, 5-6 बजे तुमने लाइट कुछ नाश्ता किया, फिर तुम्हें 8 बजे तुम्हें देखना अपने आप बहुत ज़बरदस्त भूख लगेगी, और 8 बजे तक तुमने डिनर कर लिया, उसके बाद सो जाओ, सुबह उठ जाओ 6 बजे तक, 5 बजे तक। मतलब ये ऐसा टाइम है ना, अगर इस टाइम को फॉलो करते हो, मतलब 8 बजे तो नहीं सो पाया कोई, 10-11 बजे तक तो सो ही सकता है। मैक्स टू मैक्स 12 से ज़्यादा मत खींचो, 12 तक सो ही जाओ, उसके बाद तुम 6-7 घंटे भी 7 बजे भी उठते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भी तुम बहुत 7 बजे कहते हैं ना, देखो यहाँ भी डे लाइट सेविंग का सिग्निफिकेंस है, तुम जितना अर्ली उठते हो तुम एनर्जेटिक फील करोगे, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, और 6 से 9 तक तुम लगातार पढ़ सकते हो। कई जॉब करने वाले लोग आईएएस बने, पता है कैसे? डे लाइट सेविंग करके। डे लाइट सेविंग वो कैसे करते हैं? अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर लिया उन्होंने कि 5 बजे उठ जाना है ना। और एक बार सेट हो जाता है तो फिर इसमें चेंज नहीं आता, वो नेचुरली तुम बिना अलार्म घड़ी के उठ जाओगे 5 बजे, क्योंकि तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक इंटरनली सेट हो चुका है, बाहरी क्लॉक इसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं। ये सब लोगों का अच्छा हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ज़्यादा टाइम मिलेगा लोगों के पास, ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे, इकोनॉमी बूस्ट होगी। whenever you are productive your economy will boost, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स तुम्हारे होने वाले हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो बता ही दिया मैंने तुम्हें, सोशल बेनिफिट्स भी है ना। तो ये सारा कुछ कहते हैं कि भाई इन सब चीज़ों को अगर तुम कलेक्टिवली लिख सकते हो, तो दिस इज द नीड फॉर मल्टीपल टाइम जोन इन इंडिया। तो ये तो टॉपिक, इसमें क्या, हम क्यों नहीं कर पा रहे, इंडिया क्यों नहीं, इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स लग रही है बताओ, उसको हम चैलेंजेस कहते हैं। चैलेंजेस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल टाइम जोन, हाँ, क्या चैलेंजेस या क्या प्रॉब्लम्स है ना इंडिया फेस कर रहा है, क्यों हम नहीं कर पा रहे। तो भाई इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया के पास अभी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वी डोंट हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। वी डोंट हैव एनफ मैन पावर, मतलब स्किल्ड जो है, एनफ तो बहुत है, मैन पावर तो बहुत है, बट स्किल्ड की कमी है हमारी कंट्री में। चाइना में स्किल्ड है, इसलिए चाइना हमारे से, चाइना हमें क्या, बहुत सारी कंट्री को ओवर पावर करता है, मैन पावर नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टेक्निकलिटीज, मतलब टेक्निकल इशूज भी हैं, मतलब टेक्निकली वी आर लैगिंग एंड हम पीछे चलते हैं बाकी कंट्री से, ठीक है। तो ये सब तुम लिख सकते हो कि भाई हमारे पास चैलेंजेस है जिसके कारण अब देखो एक उसी जो क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो उसी में एक चैलेंजेस का भी टॉपिक आ जाएगा, तो उसमें भी तुम ये पॉइंट्स डाल दोगे, है ना। हमारे यहाँ पीपल आर नॉट वेरी मच एंथुजियास्टिक, वर्क को लेकर वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं है, कल्चरली बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्थोडॉक्स है। भाई अब कहते नहीं हम 4 बजे तो उठ जाएंगे, है ना, सुबह उठ जाते हैं लेकिन फिर सो जाएंगे 2 घंटा, क्या प्रॉब्लम है, सो जाओ, तो इनकी आदत बन चुकी है अब। उठ के फिर मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ खा पी के फिर सो गए होंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को उनका जो माइंडसेट है उसको ब्रेक करना आसान नहीं है। ये तुम पॉइंट भी डाल सकते हो, बहुत लेसन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं बहुत सारे, है ना। इंडिया में ऐसे ही बहुत सारे डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, है ना, बहुत सारा। और ऊपर से एक टाइम जोन का डिफरेंस आ जाएगा, तो उधर नॉर्थ ईस्ट वाले क्या कहेंगे, हम तो अलग ही हैं भाई, हमारे हमें भी एक अलग स्टेट बना के, मतलब अलग हमें राज्य का दर्जा दे दो, या अलग कुछ, हम उनकी भी डिमांड हो जाएगी कुछ अलग सेपरेट ही रीजन बनाने की। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए, रीजनलिज्म वगैरह सर से, एक सर बोलो बोलो। सर एक और पॉइंट मुझे मतलब लगता है कि उसको हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे हम लोग का जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे हम लोग का ट्रेन का जो टाइम शेड्यूल्स हो गया, या फिर जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स वगैरह हो गया, तो उसमें अगर सर मल्टीपल टाइम जोन्स रहेंगे तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत आएगा, क्योंकि एक टाइम जोन से दूसरा टाइम जोन में अगर एक ही कंट्री के अंदर चेंज होता है तो उसमें उसका जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर विल बी डिफरेंट वर्किंग आवर्स, है ना। एक तो बैंक और ऑफिस में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक बात है, और बैंक ऑफिस में में भी, भी ऑफिस में भी, ट्रेन्स ट्रेन में भी, एक्सीडेंट होने लगेगा, हाँ, एक्सीडेंट ज्यादा हो जाएंगे। फ्लाइट्स में भी, इन सब में प्रॉब्लम होगी। और इंडिया में अभी मैंने वही कहा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं बहुत सारे इस तरह से। टाइम वाइम उधर आ गया, कोई पता तो पिछले टाइम को लेकर आगे बढ़ गया ट्रेन, और वो जोन को क्रॉस कर गया, मान लो सिलीगुड़ी क्रॉस कर गया,
तो सिलीगुड़ी इज व्हाट? सिलीगुड़ी इज द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यही कहते हैं ना। तो यहाँ से घुस गए नॉर्थ ईस्ट में, अब सिलीगुड़ी के इधर हो तो अलग टाइम जोन, सिलीगुड़ी के इधर हो तो अलग टाइम जोन। सिलीगुड़ी के मान लो इधर गए तो भाई इधर का पूरा एरिया क्या हो गया यहाँ पे। अब मान लो ये ट्रेन यहाँ से क्रॉस कर गया, उसको टाइम जोन का अंदाजा नहीं था, तो पहले से कोई ट्रेन वहाँ पे खड़ी थी, जाके एक्सीडेंट हो गया उसका। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या किया जाए बताओ? तो फिर क्या किया जाए? कोई तुम सोल्यूशन भी तो दोगे। एक और बात बता दो, जब भी तुम मेंस के आंसर देते हो और सोल्यूशन नहीं देते हो तो ऑब्वियसली ये वर्क नहीं करने वाला है। सोल्यूशन अगर नहीं दोगे तो सोल्यूशन भी जरूरी है। ठीक है, क्या सोल्यूशन होगा? अगर सोल्यूशन नहीं दोगे तुम आईएएस बन ही नहीं सकते। आईएएस को प्रॉब्लम लेकर आने के लिए नहीं कहा जाता है। यू शुड बी अ सोल्यूशन सीकर, प्रॉब्लम सीकर नहीं होना चाहिए। बताओ क्या सोल्यूशन हो सकता है? अब अपनी इसी कंक्लूजन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है, हाँ बोलो बोलो। कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि डबल टाइम जोन जो है वो बैड कॉन्सेप्ट नहीं है, बट फॉर डेवलपिंग द डबल टाइम जोन वी हैव टू जस्ट रिजॉल्व द इश्यूज व्हिच विल कम आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द नेक्स्ट टाइम जोन्स इन इंडिया। जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पहले हम लोगों को उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उसके बाद टाइम जोन अगर हम लोग मल्टीपल टाइम जोन्स रखें तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना ठीक बात पड़ेगा। है, ठीक बात है। तो जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं उसी में कुछ सोल्यूशन निकालें। ठीक है, तो जो भी हमें चैलेंजेस दिख रहे थे, अभी कहाँ गए वो चैलेंजेस? ये सारे जो चैलेंजेस हमें दिखाई दे रहे थे उसी में कुछ हम सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो ये सब चैलेंजेस थे इसमें सोल्यूशन ढूंढो, या फिर सर हम, हाँ बोलो। यस, सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया है, उसको थोड़ा सा पूछ रहा हूँ सर, बिल्कुल कि पूछो। जो यूएसए है और चाइना है, दोनों का अगर हम लोग एक्सटेंट देखेंगे और साइज देखेंगे, फिजिकल उन लोगों का साइज देखेंगे दोनों कंट्रीज का, तो ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन फिर भी सर यूएसए अपने कंट्री में सर 4 टाइम जोन्स यूज करता है, लेकिन चाइना एक सिंगल टाइम जोन पे ही चलता है। इसमें मतलब रीजन क्या है इन दोनों के बीच में? तो ये भी क्या, ये जो इंडिया के साथ जो रिलेटेड इश्यूज है इससे ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कोई यूनिक इश्यूज है इन दोनों के लिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर तुम्हारे दिमाग में आया है तो ये बहुत अच्छी बात है, और मैं तुम्हें इसके लिए अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन तुमने पूछा। देखो इसमें है क्या, यूएसए के जो मल्टीपल टाइम जोन्स हैं, है ना, और चाइना में बहुत सीधा सा तुम्हें दिखाई देगा। चाइना, यूएसए क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। चाइना है? चाइना है या नो नहीं है? सर, नहीं है। नो। बात खत्म हो गई। नो सर। जब चाइना है ही नहीं तो उसको डेमोक्रेसी दिखानी नहीं है, वो हैंडल करना चाहता है एक ही टाइम जोन से पूरे चाइना को। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है इसमें। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड कर दिया, ठीक है, जैसे कि यूएसए चाहता है कि भाई उसके यहाँ मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो हम मल्टीपल टाइम जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, कोई इशू नहीं, कर दो यूएसए को। तो यूएसए को हमने क्या किया, मल्टीपल टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया। क्यों? हमें एडमिनिस्ट्रेशन बेटर दिखाना है, हमें डेमोक्रेसी को फॉलो करना है, हमें किसी एक आदमी के हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं देना है, ये यूएसए कहता है। तो चाइना इसका ठीक उल्टा जाता है, समझ गए बात को? ऑपोजिट जाता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन देना ही नहीं दूसरे के हाथ में। ऐसे 5 लोगों को दे दिया तो फिर वो कंट्रोल कैसे करेगा? हम्म? और इंडिया में भी शायद इस चीज को फॉलो किया जाए इन नियर फ्यूचर, क्योंकि सर मेरा इसके रिगार्डिंग एक ओपिनियन है। बोलो। सर जैसे यूएसए और चाइना का अगर हम लोग मतलब डेमोग्राफिक्स देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, तो चाइना का सर पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा सा ईस्टवर्ड्स है, मतलब उसका जो ईस्टर्न कोस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलेटेड है अदर देन द रेस्ट ऑफ चाइना। ठीक है, बट सर यूएसए ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन वेरी गुड डेंसिटी के पॉइंट, वेरी हिसाब गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, वो भी कंसिडर कर सकते हैं। बट फिर भी देखो, हमारे कंट्री में भी तो ऐसा है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं लेकिन इक्वली पॉपुलेशन डिवाइड नहीं है ना? तुम रशिया में चल जाओ, रशिया में कितने टाइम जोन है? कितने हैं? अभी बताया था, जल्दी बताओ फटाफट। 12 टाइम जोन ट्वेल्व। बताया था ना? 12 टाइम जोन है रशिया में। यूएसए में 12 5 सर, है, 12। 12 है, और यूएसए में 5 है। तो रशिया में 12 टाइम जोन है। रशिया का पॉपुलेशन कहाँ कॉन्सेंट्रेट है बताओ? सर वेस्टवर्ड्स। यूरोपियन साइड। वेस्टवर्ड, वो भी साउथ वेस्ट। ठीक है, जैसे ये रशिया तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा है, मॉस्को के आसपास। तो फिर इधर हमने इक्वली टाइम जोन क्यों डिवाइड किया? तो इसका पॉपुलेशन कंसर्न नहीं है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न है ना? इनको यहाँ पे
पॉपुलेशन ठीक है, तुम्हारा पॉइंट मतलब उसको कंसीडर कर सकते हैं, बट मेन प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। रशिया अमेरिका चाहता है कि उसके सारे रीजन इक्वली डेवलपमेंट हो। तुम्हें पता है एक यूपीएससी में जो तुम तैयारी कर रहे हो, इसका एक जो मेजर थीम है, वन ऑफ द मेजर थीम इज, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तुम भी इसको लिख लेना, रीजनल बैलेंस, है ना, रीजनल बैलेंस। अगर रीजनली इम्बैलेंस होता है तो ये मोटो नहीं है, हमारा मोटो है रीजनल बैलेंस। एडमिनिस्ट्रेशन का यही मोटो होता है, हर एक रीजन इक्वली ग्रो करे, है ना। और इक्वली ग्रो कराने के लिए यूएसए और रशिया ने क्या किया, अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड कर दिया, चाहे पॉपुलेशन कम हो या पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ठीक है, दैट इज डिफरेंट मैटर। और वो पॉलिटिकली डिसाइड होता है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी तुम्हारे यहाँ जो क्या कहते हैं, ये वो सिटीजन पॉलिटी वाला मुद्दा है ना। पॉलिटी में तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स में ये दिया हुआ है कि तुम किसी भी स्टेट में जाके फ्रीली स्टैब्लिश कर सकते हो, रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे वो अलग बात है, आपके अगर कोई दिल्ली में रहना चाहता है तो दिल्ली में रहे, कोई नहीं रहना चाहता है ना रहे। तो रहना चाह रहा है, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा पॉपुलेशन, तो क्या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को हमें बेटर बनाना चाहिए, और जहाँ पॉपुलेशन कम है उसका एडमिनिस्ट्रेशन खराब कर दें वहाँ पे? नहीं। गोवा की पॉपुलेशन कम है, सिक्किम की पॉपुलेशन कम है, तो उनका क्या कर दें, उनका एडमिनिस्ट्रेशन को कम कर दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इक्वली ग्रो करना है सब कुछ, चाहे पॉपुलेशन ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है। आपके यहाँ पॉपुलेशन कम है तो उस पर आप काम कीजिए। क्यों पॉपुलेशन के माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से लोग बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, इसका मतलब, या कम आ रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब आपके यहाँ ग्रोथ के कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ टाइम जोन का जो मतलब है वो पॉपुलेशन से ना होके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। अभी यस क्लियर सर। क्लियर है ना सबको? तो एडमिनिस्ट्रेशन की, चाइना नहीं चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरों के हाथ में जाए, है ना। और इंडिया में भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी अगर नॉर्थ ईस्ट को अगर सेपरेट टाइम जोन दे दिया। आज तुम देखिए जो नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे इश्यूज हैं, है ना, उसको इंडिया अब जाके थोड़ा बहुत हैंडल करने लगा है, पहले वो हैंडल नहीं होते थे। और अगर ऐसा कुछ कर दिया तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट को हैंडल करने का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, तो मैं ये बता था सॉल्यूशन क्या है, उसको खत्म करके फिर क्लास खत्म करते हैं, टाइम भी हो रहा है। तो सोल्यूशन यही है कि पहले जो चैलेंजेस है उसमें कुछ हमें सुधार करना चाहिए, और डे लाइट सेविंग हम कम से कम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन इंट्रोड्यूस डे लाइट सेविंग इन नॉर्थ ईस्ट। मतलब सिर्फ डे लाइट सेविंग इंट्रोड्यूस कर दो, अगर भाई 8 बजे से ऑफिस कर दो उनका, हमें बस यही करना है, कोई टाइम जोन में डिवाइड की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी एक, और ये भी कह सकते हैं कि भाई हम जो मतलब जो लाइट लूज कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, के बेटर उसका बेटर यूज किसी और ऑल्टरनेटिव्स के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। तो ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं इंडिया में, उनसे बात करके कुछ एक पॉलिसी बनाई जाए कि नॉर्थ ईस्ट में जो एक्स्ट्रा लाइट है ना, उसका यूज बेटर तरीके से कैसे हो सकता है। ये एक पॉसिबल वे फॉरवर्ड है। कंक्लूजन में डाल के तुम अपने स्कोर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। समझ गए आंसर कैसे लिखना था? आई होप यस गॉट द, सर। आई मीन कुछ तो इनसाइट्स मिली होंगी, है ना। और ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर राइटिंग डिस्कशन था अभी का। आंसर राइटिंग का एक अलग ही प्रोसेस होता है, बस मैंने इसलिए डिस्कस कर दिया कि मैंने कमिट किया है तुम लोगों की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन, मतलब उस टॉपिक के साथ साथ हो, ना कि बहुत ज़्यादा अलग अलग भागने की जरूरत नहीं है कि भाई प्री के लिए अलग क्लास करें, मेंस के लिए अलग करें और इंटरव्यू के लिए अलग करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल, ठीक है। गुड नाइट गुड नाइट सर। सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।